अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, या हम इसको ईडीआई के नाम से भी जानते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। तो उसकी वजह ये है कि क्योंकि बिजनेसेस जब एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बिजनेसेस जो हैं वो बहुत लार्ज वॉल्यूम्स के अंदर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उस लार्ज वॉल्यूम के अंदर जब वो ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क भी इन्वॉल्व होता है, और इस पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, so that the process of sharing information between two businesses can be optimized। उसमें पेपर वर्क कम हो जाए, वो प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, और बिजनेसेस जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। सो ये ओवरऑल एक व्यू था इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का या ईडीआई का। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ, और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है, उसको डिफाइन करते हैं, उसकी हिस्ट्री पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, और लास्ट सेक्शन में के अंदर हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या बिजनेसेस कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है, इट इज कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन बिटवीन टू बिजनेसेस दैट यूज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सम काइंड। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है वो दो बिजनेसेस के दरमियान बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, यानी एक बिजनेस के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी और दूसरे बिजनेस के कंप्यूटर के अंदर वो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। सो इट इज कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन बिटवीन टू बिजनेसेस दैट यूज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सम काइंड। ठीक है, अब जो दो बिजनेसेस आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करके इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, firms that exchange information in specific standard formats are said to be EDI compatible। वो firms या organizations जो कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं एक दूसरे के साथ एक फॉर्मेट को फॉलो करके, तो हम कहते हैं कि वो फर्म्स जो हैं दे आर ईडीआई कंपैटिबल। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करके एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को, बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। अब बिजनेस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो देखिए, बिजनेस इंफॉर्मेशन के अंदर जो है इट ऑफन कंटेन्स ट्रांजैक्शनल डेटा, लेकिन इट कैन आल्सो इंक्लूड अदर इंफॉर्मेशन सच एज प्राइस कोड्स, कोटेशंस भी हो सकती हैं उसके अंदर, और अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो उसकी स्टेटस इंक्वायरी भी हो सकती है। ठीक है, अब हमने भी कहा कि बिजनेस इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी डेटा हो सकता है, और कोटेशंस भी हो सकते हैं, और ऑर्डर की इंक्वायरीज भी हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सो ट्रांजैक्शन डेटा जो है इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन ट्रेडिशनली इंक्लूडेड ऑन पेपर इनवॉइसेस। ट्रांजैक्शनल डेटा के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि ट्रेडिशनली इनवॉइसेस के ऊपर आप जो है वो बिजनेस के साथ शेयर करते हैं। उसमें परचेज ऑर्डर्स हो सकते हैं, उसमें कोटेशंस की रिक्वेस्ट हो सकती हैं, बिल्स ऑफ लेडिंग हो सकते हैं, रिसीविंग रिपोर्ट्स हो सकती हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ लेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो जो कंपनी आपका ऑर्डर आपको भेजेगी, उसके साथ वो एक पेपर भेजेगी जिसके ऊपर तमाम आइटम्स की डिटेल्स, उनकी क्वांटिटी, उनकी यूनिट प्राइसेस, ये सारी मौजूद होंगी। दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ लेडिंग, और ये शिपमेंट के साथ आपको रिसीव होता है। और रिसीविंग रिपोर्ट्स का मतलब ये है कि आपको जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था, जब वो रिसीव हो गया तो आप उसको चेक करेंगे कि क्या जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था क्या हमें वही ऑर्डर एग्जैक्ट क्वांटिटीज के अंदर मिला है या नहीं मिला। अगर तो आपको सेम ऑर्डर मिला है जो आपने प्लेस किया था, उसकी क्वांटिटीज भी ठीक है, तो फिर आप एक रिसीविंग रिपोर्ट बनाते हैं और उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। ठीक है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उस रिसीविंग रिपोर्ट में चीज़ मेंशन करते हैं और अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ उसको फिर शेयर करते हैं कि आपके ऑर्डर में ये डिफिशियंसी थी। ठीक हो गया जी। सो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की हमने थोड़ी सी डिफिनेशन देख ली।
तो क्या थी कि जब दो बिजनेसेस एक दूसरे के साथ बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करके, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। और हमने कहा कि बिजनेस जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसमें प्राइस कोटेशंस भी हो सकती हैं, उसमें ऑर्डर की स्टेटस इंक्वायरीज भी हो सकती हैं, उसमें जो है तो इनवॉइसेस हो सकती हैं, परचेज ऑर्डर हो सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस हो सकते हैं, बिल्स ऑफ lading हो सकते हैं और रिसीविंग रिपोर्ट्स हो सकती हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सो इसकी हिस्ट्री पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो वो है जी हिस्ट्री इसकी। सो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की जरूरत इसलिए पड़ी कि 1800 के आखिर में और 1900 के स्टार्ट के अंदर जो बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थी वो इमर्ज होना शुरू हुई। और जब बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का आना शुरू हुई बिजनेस के अंदर, तो उनके आने के साथ इस बात की जरूरत महसूस की गई कि जो बिजनेस आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको एक प्रॉपर रिकॉर्ड की फॉर्म में मेंटेन करना चाहिए। ठीक है जी, यानी बिजनेसेस जो एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो भी ट्रेडिंग के अंदर डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी उनके अंदर जो इनवॉइसेस वगैरह हो गई, ऑर्डर्स वगैरह हो गए, इंक्वायरीज वगैरह हो गई, उन सारों को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर जो है बिजनेसेस को मेंटेन करने की जरूरत फील हुई। सो इस पर्पस के लिए बिजनेसेस ने क्या किया कि इन 1950s उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज करना शुरू कर दिए इंटरनली। यानी जब बिजनेसेस को फील हुआ कि हमें अपने रिकॉर्ड्स जो हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि 1950s के अंदर बिजनेसेस ने अपने इंटरनल ऑपरेशंस को कंप्यूटराइज कर लिया, कंप्यूटर्स उन्होंने यूज करना शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन जब भी एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता था, सो दैट वाज ऑन प्रिंटेड पेपर्स। जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्रोसेस था वो अभी भी प्रिंटेड पेजेस के ऊपर था। इंटरनल जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर होती थी। सो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस जो हैं वो तो पेपर से खत्म हो गए और कंप्यूटराइज्ड हो गए। लेकिन जब आपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ इंफॉर्मेशन और बिजनेस शेयर करते थे तो फिर वो प्रिंट करके वो इंफॉर्मेशन भेजते थे। अब जो प्रिंटेड पेज वो भेजते थे या पेपर भेजते थे, पेपर वर्क भेजते थे, तो उसका प्रॉब्लम क्या था कि वो प्रोसेस जो था दैट वाज स्लो। ऑब्वियसली जब आप एक पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट अपने ट्रेडिंग पार्टनर को सेंड करेंगे तो कोई कुरियर सर्विस यूज करेंगे, और डिपेंडिंग कि आपका ट्रेडिंग पार्टनर कहाँ पे है तो कुरियर सर्विस स्पेसिफिक टाइम लेगी जिसमें वो उसको डिलीवर करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट वाज स्लो, इनएफिशिएंट, इट वाज एक्सपेंसिव क्योंकि आपकी पेपर कॉस्ट आती है, आपकी जो है तो कुरियर कॉस्ट आती है। रिडंडेंट, रिडंडेंट मींस सेम इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रही थी, यानी आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रिंट किया और उसको ट्रेडिंग पार्टनर की तरफ सेंड कर दिया, तो उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी आप भी अपने पास मेंटेन करेंगे फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो हुआ क्या कि इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है, एंड अनरिलायबल था। इन केस अगर डॉक्यूमेंट कुरियर सर्विस से गुम गया तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो जाया हो गई। ठीक है जी। सो इन चीजों को देखते हुए फिर क्या हुआ कि 1960s के अंदर businesses that engaged in large volumes of transactions with each other, they started exchanging transaction information on punch cards. वो बिजनेस जो लार्ज वॉल्यूम्स के अंदर किसी के साथ ट्रांजेक्शन्स करते थे, ट्रेड करते थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन को पेपर की बजाय एक्सचेंज करना शुरू कर दिया पंच कार्ड्स के ऊपर। पंच कार्ड्स 1960s के अंदर वही पर्पस सर्व करते थे जैसे कि आजकल हम यूएसबी स्टिक या सीडी से ले रहे हैं, यानी सीडी के ऊपर आप डेटा डाल के पोस्ट कर देते हैं। तो इसी तरह उस वक्त पंच कार्ड यूज होते थे जो कि एक स्टोरेज मीडियम था, और मैग्नेटिक टेप विच वाज आल्सो अ परमानेंट स्टोरेज मीडियम। ठीक है जी। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम, जून जून टाइम गुजरता गया तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आती गई। सो डेटा कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट आने के बाद 1960 टू 1970s के अंदर हुआ क्या कि जो बिजनेस या ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, दे स्टार्टेड ट्रांसफरिंग डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस। फिर फैक्स का जमाना आ गया, वहां पे फिर फायदा ये हुआ बिजनेसेस को, उन्होंने टेलीफोन लाइंस को यूज करके एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दी। ठीक है जी।
अब ये जो टेलीफोन लाइंस के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर करने का प्रोसेस था, उसका फायदा ये हुआ कि पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो गई। सो इट इंक्रीज द एफिशिएंसी। इसने एफिशिएंसी तो इम्प्रूव कर दी और एरर भी रिड्यूस हो गए, लेकिन इट वाज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। लेकिन ये कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं था, ठीक है। वजह ये थी कि 1960s और 70s के अंदर जो कंप्यूटर थे, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज होते थे वो मशीन डिपेंडेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एप्पल का सिस्टम रखा हुआ है तो उसके लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर होंगे, अगर आपने डेल का रखा है तो उसके लिए सेपरेट रूल्स होंगे। तो डेल की फाइल जो है वो एप्पल वाले सिस्टम के ऊपर ओपन नहीं हो सकती थी, कंपैटिबिलिटी का मसला था, ठीक है। फिर इन 1968 a number of freight and shipping companies जो हैं, they joined together to reduce their combined paperwork burden. So 1968 के अंदर फ्रेट और शिपिंग कंपनीज ने अगेन कोशिश की कि वो अपने पेपर वर्क को रिड्यूस करें, और उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन सेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसमें शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन शेयर होती थी उसको उन्होंने एक प्रॉपर कोड्स दे के एक सेट फॉर्मेट बना दिया, ठीक है जी। अब बजाय इसके कि वो पेपर फॉर्म प्रिंट करते, शिपर्स क्या करते थे कि वो इंफॉर्मेशन को, शिपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते थे एक कंप्यूटर फाइल के अंदर, और वो कंप्यूटर फाइल जो है वो ट्रांसमिट हो जाती थी थ्रू टेलीफोन लाइन टू द ट्रेडिंग पार्टनर। जैसे ही वो ट्रेडिंग पार्टनर को मिलती थी, वो अपने सिस्टम में उस फाइल को खोलता था, और चाहे वो बिल था, चाहे वो इनवॉइस थी, चाहे वो कोई ऑर्डर था, चाहे वो कोई क्वेरी थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको खोल के देख सकता था, ठीक है। इससे फायदा ये हुआ कि इससे बिजनेसेस की सेविंग्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई, और उनको जो है तो एफिशिएंसी उनकी इंप्रूव हो गई, क्योंकि उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। अब ये जो था, इससे शिपिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स को हेल्प हुई कि वो एक एग्रीड फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जो कि एफिशिएंट भी हो, उसकी कॉस्ट भी कम आए उनके पास। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड था, ये जो मेथड था, दैट वाज ओनली स्पेसिफिक टू अ सर्टेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। ये हर एक इंडस्ट्री फॉलो नहीं कर सकती थी। वजह ये थी कि कंप्यूटराइज सिस्टम उस वक्त में बहुत एक्सपेंसिव से, सो हर एक बिजनेस उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। सो इसलिए एक फुल ईडीआई स्टैंडर्ड की जरूरत महसूस होती रही, ताकि तमाम इंडस्ट्रीज के लोग जो है उसको अडॉप्ट कर सकें, फॉलो कर सकें, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि 1979 के अंदर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आईएनसी जो है, इन्होंने एक कमेटी बनाई ताकि वो एक यूनिफॉर्म ईडीआई स्टैंडर्ड्स डिजाइन करें, जो कि तमाम ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए एक्सेप्टेबल हों, ठीक है। इस कमेटी को उन्होंने ASC X12 का नाम दिया, एक्रीडेटेड स्टैंडर्ड्स कमेटी, ASC X12, ठीक है जी। और उन्होंने जो है फिर इसके ऊपर काम करना शुरू किया यूएसए के अंदर। इन 1987 जो है यूनाइटेड स्टेट ने सबसे पहला स्टैंडर्ड पब्लिश किया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से रिलेटेड, और उसको उन्होंने नाम दिया EDI फैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट स्टैंडर्ड which was published by United Nations in 1987 in an attempt to introduce a uniform industry specific डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट्स, ठीक है जी। सो ये हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कैसे एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो उसको जो ऑथर है उसने एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बहुत ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहरहाल एग्जांपल जो है वो एग्जामेबल नहीं है, बट एनीवे जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। सो देखिए, उसने एग्जांपल ली कि एक कंपनी है जिसकी मेटल कटिंग मशीन जो है, उस मेटल कटिंग मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है, ठीक है। और उस फॉल्ट को खत्म करने के लिए उनको एक स्पेयर पार्ट चाहिए, जो कि उन्होंने ऑर्डर करना है अपने पॉसिबल सप्लायर से। तो वो कहता है कि ये जो स्पेयर पार्ट को ऑर्डर करने का प्रोसेस है, अगर हमने उस बिजनेस ने EDI को फॉलो नहीं किया तो कैसे होगा, और अगर उस बिजनेस ने EDI स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है तो फिर उसमें इंप्रूवमेंट क्या आएगी। सो फर्स्ट केस के अंदर ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसके अंदर हम एक नॉर्मल लाइफ के अंदर पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को देख रहे हैं, और देखते हैं कि कैसे एक बिजनेस जो है वो अपने स्पेयर पार्ट को ऑर्डर करता है। तो देखें, उस बिजनेस के अंदर 4 यूनिट्स हैं। ऑपरेटिंग यूनिट, जहां पे मेटल कटिंग मशीन काम करती है। फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को जो जो चीजें परचेज करनी है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है जी कि फाइनेंस से रिलेटेड तमाम मैटर्स को देखना, ठीक है जी। रिसीविंग डिपार्टमेंट जिसका काम है जी कि ऑर्डर जब आएगा तो उसको रिसीव करके जो है तो रिपोर्ट करेगा कि हमें ऑर्डर रिसीव हो गया है, ठीक है। सो होता क्या है जी कि ऑपरेटिंग यूनिट के अंदर जो मैनेजर है वो एक पेपर बेस्ड रिक्विजिशन रिक्वेस्ट फिल करता है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट की गई है, ठीक है। और ये पेपर बेस्ड रिक्विजिशन जो है वो भेजता है परचेजिंग डिपार्टमेंट को। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट क्योंकि परचेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो इस परचेज रिक्विजिशन के लिए एक परचेज ऑर्डर बनाएगा पेपर बेस्ड, ठीक है। और इस परचेज रिक्विजिशन की एक कॉपी जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज देगा, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड चला जाएगा कि किस चीज को परचेज करने की रिक्वेस्ट आई है, ताकि वो उसके लिए पेमेंट्स जो हैं वो देखें और देखें कि क्या ये हमारी बजट लिमिट्स के अंदर है या नहीं है। और जो परचेज रिक्विजिशन की एक कॉपी उन्होंने बनाई थी एज अ परचेज ऑर्डर, वो भेज देंगे अपने पोस्टेज रूम को या मेल रूम को, ताकि वो उसको थ्रू कोरियर जो है जिस कंपनी से उन्होंने परचेज करना है वो उसको शिप कर दें, भेज दें। ठीक हो गया जी। सेम परचेज ऑर्डर की एक कॉपी जो है वो चली जाएगी रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास, ताकि जब उनको ऑर्डर रिसीव होगा तो वो क्रॉस चेक कर सकें कि क्या जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था और जो चीज़ें हमें रिसीव हुई हैं क्या ये एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। सो आप देखें, एक परचेज रिक्विजिशन जो है उसकी एक कॉपी सप्लायर के पास गई, एक कॉपी उसकी अकाउंटिंग के पास गई और एक कॉपी उसकी रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास गई। सो एक पेपर के 3 कॉपीज प्रोड्यूस यानी 4 पेजेस, तो क्या है, इंफॉर्मेशन रिपीट हुई। जब ये परचेज ऑर्डर सप्लायर के पास जाएगा उसके मेल रूम के अंदर, तो वो उस परचेज ऑर्डर को भेज देगा अपने सेल्स डिपार्टमेंट के पास। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसकी एक कॉपी जो है वो भेजेगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास, ताकि वो स्पेयर पार्ट जो है बनाना शुरू कर दें। और उस परचेज ऑर्डर की एक कॉपी जो है सेल्स ऑर्डर की फॉर्म में भेजेगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास, ताकि उसका बिल बना लें। सो अगेन देखिए, परचेज ऑर्डर गया, उसकी 2 कॉपियां बन गई, एक मैन्युफैक्चरिंग के पास चली गई, अकाउंटिंग के पास चली गई। और सेल्स ऑर्डर की एक कॉपी भेज देंगे शिपिंग डिपार्टमेंट को, ताकि जब वो शिपिंग करे तो उसके साथ इनवॉइस अटैच कर दे। सो आप देखें, ये साइड पे ये जितनी भी पॉइंट्स दिखे हैं ये सारे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि सिर्फ एक कंपोनेंट को ऑर्डर करने के लिए कितना ज्यादा पेपर वर्क एक बिजनेस को करना पड़ता है और कितना ज्यादा पेपर वर्क मेंटेन करना पड़ता है। सो इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान ये है कि उन बिजनेस का टाइम भी लगेगा, बिजनेस की कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। और प्रोसेस जो है वो इनएफिशिएंट है। कहीं किसी डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट अगर बाय चांस बाय मिस्टेक डिलीट खराब हो गया तो उनके रिकॉर्ड में वो फिर चीज रहेगी नहीं, ठीक है। सो इस पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को फिर इंट्रोड्यूस किया गया। सो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जब इंट्रोड्यूस हो गई तो फिर हुआ क्या कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम लग गए। तो यहाँ पे देखें, ये जो लाइंस हैं इट शोज इंटरनेट बेस्ड कनेक्शन। तो ऑपरेटिंग यूनिट के अंदर एक कंप्यूटराइज सिस्टम पड़ा है, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर पड़ा है, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, एक रिसीव डिपार्टमेंट के अंदर। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वालों ने कंप्यूटर को यूज करके वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्विजिशन रिक्वेस्ट भेज दी परचेजिंग डिपार्टमेंट को। वही रिक्विजिशन जो है परचेजिंग डिपार्टमेंट ने फॉरवर्ड कर दी, एक कॉपी अकाउंटिंग को, एक रिसीविंग डिपार्टमेंट को, और एक कॉपी उनकी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट ईमेल चली गई वेंडर या सप्लायर के पास। सो आप देखें यहाँ पे पेपर वर्क रिड्यूस हो गया और एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, क्योंकि अब आपको पता है या हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जो हैं वो विद इन फ्यू सेकंड्स जो है एक्चुअली पहुंच जाते हैं दूसरे सिस्टम तक। तो आपको डेज या वीक्स का वेट करना नहीं पड़ता, ठीक है। और पेमेंट जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई, तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो बिजनेसेस की इंप्रूव हो गई, उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, ठीक है जी। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की वर्किंग की एग्जांपल थी। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज अगर कोई बिजनेस इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसके मेथड्स क्या हैं। यानी हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है क्या, क्यों जरूरत पड़ी, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का फायदा क्या है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि एक्चुअली जब बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को इंप्लीमेंट करना चाहेगा तो उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके क्या हैं। सो आज देखते हैं जी लास्ट सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर कि हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, एंड व्हेन आई से वी इट मींस बिजनेसेस, ठीक है जी। सो ईडीआई इंप्लीमेंटेशन,
ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं वो ईडीआई नेटवर्क को और ईडीआई ट्रांसलेशन प्रोसेस को मुख्तलिफ तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें दो बेसिक अप्रोचेस जो हैं वो फॉलो होती हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन जो है उसके अंदर हर एक बिजनेस पार्टनर जो है नेटवर्क के अंदर वो अपना एक कंप्यूटराइज सिस्टम मेंटेन करेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर भी मौजूद होगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर के अंदर जो है वो कनेक्टेड होगा डायरेक्टली टू ईच अदर यूजिंग मोडेम्स एंड डायल अप टेलीफोन लाइंस और डेडिकेटेड लीज लाइंस। लेट अस सपोज 5 बिजनेसेस हैं, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो पांचों बिजनेसेस के पास कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद होगा, उसके अंदर ईडीआई का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर्स हैं पांचों बिजनेसेस के पास, ये कैसे कनेक्ट होंगे? दे विल बी कनेक्टेड यूजिंग मोडेम्स और टेलीफोन लाइंस और लीज लाइंस। लीज लाइंस पुराने वक्तों में यूज होती थी, अब तो खैर खत्म हो गई। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन की एग्जांपल है। मैं यहाँ पे डायग्राम भी आपको शो करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखें, दीज डिपिक्ट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं। यहाँ पे वेयर हाउस है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद होगा और उसमें ईडीआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा। बैंक के पास भी होगा, एयर फ्रेट कैरियर के पास भी होगा, मोटर फ्रेट वालों के पास भी होगा, स्पेयर पार्ट्स वालों के पास भी होगा, फिनिश गुड्स एंड मैन्युफैक्चरर वालों के पास भी होगा। कंप्यूटर पड़ा होगा, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। इस तरह होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर है, दे ऑल हैव देयर ओन computerized systems with EDI translator program installed on them। ठीक है, और ये सारे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं with the help of modem और टेलीफोन लाइंस। so that is the example of direct connection EDI। ठीक है, अगर वेयर हाउस को कोई चीज खरीदनी है, ये सप्लाई चाहिए, तो ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस करेंगे लेट अस सपोज स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को, और ये इनको डिलीवर कर देंगे। सो दैट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस। इसका नुकसान क्या है देखें, डेडिकेटेड लीज लाइंस उस वक्त के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, और मॉडेम्स या डायल अप टेलीफोन लाइंस जो है वो बहुत स्लो थी और रिलायबल नहीं थी। सो इसलिए बहुत कम कंपनीज जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन ईडीआई के अंदर पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, दूसरा जो मेथड है दैट इज इनडायरेक्ट कनेक्शन। तो इनडायरेक्ट कनेक्शन देखते हैं क्या है। इनडायरेक्शन कनेक्शन के अंदर क्या कहता है जी कि इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग डायरेक्टली टू ईच अदर, a company might decide to use the services of a value added network। बजाय इसके कि ट्रेडिंग पार्टनर्स एक दूसरे के साथ टेलीफोन लाइंस या मोडेम्स के जरिए डायरेक्टली कनेक्ट हों, हर एक ट्रेडिंग पार्टनर क्या करता है कि वो वैल्यू एडेड नेटवर्क की सर्विसेज हासिल कर लेगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ वैल्यू एडेड नेटवर्क? अ वैल्यू एडेड नेटवर्क इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर and skills needed to receive, store and forward electronic messages that contain EDI transaction sets। वैल्यू एडेड नेटवर्क जो है एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से रिलेटेड इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, और जो बिजनेसेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जो है उनको सेंड भी कर सकें, रिसीव भी कर सकें और अपने सिस्टम में स्टोर भी कर सकें। याद रखें, वैल्यू एडेड नेटवर्क एज एन इंडिपेंडेंट ऑपरेटर काम करता है। जैसे कि देखिए, हमें अगर घरों में इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए तो हम पीटीसीएल से लेते हैं। सो पीटीसीएल एक्ट्स एज अ वैल्यू एडेड नेटवर्क, क्योंकि सारी सर्विसेज हमें पीटीसीएल दे रहा है। ठीक है, इसी तरह वैल्यू एडेड नेटवर्क का भी कॉन्सेप्ट है। वन मेजर इशू जो है वो क्या है? कॉस्ट। वैल्यू एडेड नेटवर्क की जो सब्सक्रिप्शन है या चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, सो मोस्ट वैल्यू एडेड नेटवर्क्स रिक्वायर एन एनरोलमेंट फीस, क्योंकि वैल्यू एडेड नेटवर्क्स जो है उनकी मेंबरशिप फी होती है, मंथली मेंटेनेंस फी वो आपसे लेते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर भी वो आपसे चार्जेस लेते हैं। लेकिन क्योंकि बिजनेसेस हैं और वो मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर ट्रेड करते हैं, तो उनको ये कॉस्ट बेयर करना आसान है, एंड दे प्रेफर टू यूज द सर्विसेज ऑफ वैल्यू एडेड नेटवर्क। इसको आप देखें, डायग्राम में भी हमने डिपिक्ट किया है। अगेन सेम ट्रेडिंग पार्टनर्स, लेकिन अब सेंटर के अंदर क्या आ गया? वैल्यू एडेड नेटवर्क आ गया। सो अगर वेयर हाउस को कोई चीज परचेस करनी है या ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो जो मैसेज है वो भेजेगा, वो सबसे पहले जाएगा वैल्यू एडेड नेटवर्क के पास। वैल्यू एडेड नेटवर्क के सिस्टम्स जो है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेंगे कि बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स में से ये मैसेज किसके लिए भेजा गया है।
इफ इट इज इंटेंडेड फॉर स्पेयर पार्ट्स तो ये मैसेज उसी के इनबॉक्स में फॉरवर्ड हो जाएगा और स्पेयर पार्ट्स वाले को ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तमाम कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रही है और मैनेज कर रही है और उसको वो चार्जेस देते हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है। इसकी पेमेंट्स हैं तो सम ईडीआई ट्रांजैक्शन सेट्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू अ ट्रेडिंग पार्टनर्स बैंक, तो बैंक्स नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। आज के लिए हमारा लेक्चर बस इतना ही। होपफुली आपको समझ आई होगी। इसके नोट्स और स्लाइड्स मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, आप इसको सुने, नोट्स को स्टडी करें, एंड इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, एनी कंफ्यूजन, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।